हेलो वेल। मुगल साम्राज्य और मुगल काल के इतिहास को पढ़ने के दौरान हमने औरंगजेब के इतिहास तक पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर उत्तर मुगल काल में प्रवेश करेंगे और औरंगजेब के पश्चात के यहाँ पर कहानी मुगल वंश की पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो घटना इसमें शुरू होती है, जैसा कि हमने अब तक इतने यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो पूर्ववर्ती यहाँ पर अगर हम देखें, जो यहाँ पर आपको शासन हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें से मूल रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां का शासनकाल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। औरंगजेब हो गए, तो ये पूरा 1526 से लेकर के 1707 तक की कहानी आपने देख ली है। अब कहानी शुरू होती है उत्तर मुगल काल की, और यहाँ पर 1707 से लेकर के 1857 तक का पूरा जो मुगल इतिहास है वो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए उत्तर मुगल काल की जो कहानी यहां पर है, इसमें किस किस का शासन किस किस समय पे आता है, उसकी एक चार्ट रेखा रूपरेखा यहां पर पहले सबसे देख लेते हैं। देखिए औरंगजेब का जो शासनकाल होता है उसका समाप्त होता है, और उसके जो पुत्र होते हैं और उसके पौत्र होते हैं उनकी कहानी यहां शुरू होती है। तो यहां पे देखिए आजम शाह, मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह, तीसरा यहां पर मोहम्मद सुल्तान, चौथा मोहम्मद अकबर और पांचवा कामबख्श। यहां पर इसके 5 पुत्रों की पूरा उत्तर मुगल काल का इतिहास है। अब इसमें देखें तो जो मूल रूप से जो कहानी यहां पर है, जैसे कि आजम शाह है, यहां पे आपको जहादार शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर इसमें आते हैं। वहीं मुअज्जम के पुत्रों में देखें अजीम शाह उस्सान और फर्रुखशियर हैं। मोहम्मद सुल्तान को देखें तो इसमें रफीउस शाह आते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आपको मोहम्मद अकबर को देखें तो जहां शाह, मोहम्मद शाह आते हैं, रफीउद्दौला, रफीउज्जात और अहमद शाह हैं। और कामबख्श में देखें तो मुहिउद्दीन और शाहजहां तृतीय। ये सारे के सारे पूरे की शासन की प्रक्रिया हमें उत्तर मुगल काल में पढ़नी है। तो एक एक करके यहाँ पर इनकी प्रमुख जो घटनाएं हैं इनके शासनकाल में वो पढ़ते हैं। तो उत्तर मुगल काल की देखिए कहानी शुरू होती है 1707 से, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ये कहानी शुरू होती है। और 1857 तक यहाँ पे देखें जो सबसे अंतिम जो शासक रहते हैं बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे देखा जाए 1857 की क्रांति में कह सकते हैं नेतृत्व भी उनके द्वारा किया जाता है। और बहादुर शाह जफर के पराजय के बाद अंग्रेजों के द्वारा रंगून यानी कि म्यांमार में उन्हें कैद में भेज दिया जाता है, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से उत्तर मुगल काल की कहानी फिर वहां से समाप्त होती है। तो 1757 से 1857 की पूरी जो कहानी है वो एक तरीके से किसकी है, उत्तर मुगल काल की कहानी है। अब यहां पे देखें जो अंपायर है आपका, ये एरिया आप देखें तो यहां पे जो मुगल अंपायर है, ठीक है, जो 1525 में यहां पे बाबर के समय पे था। फिर उसके बाद यहां पर देखा जाए ये एरिया आपको टोटल ऐड कितना किया गया वो सन बाय सन हम देखते चलते हैं। तो बाबर के द्वारा देखिए सिर्फ इतना शासनकाल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा एरिया यहां पर डेवलप किया गया। ये पूरा एरिया आता है किसके शासनकाल में, 1605 तक अकबर के द्वारा यहां पर विजिट किया गया। और बाद में देखा जाए औरंगजेब के शासनकाल में देखा जाए तो ये पूरा एरिया औरंगजेब के शासनकाल में ऐड कर दिया जाता है। और इस तरीके से पूरा यहां पर मुगल साम्राज्य आपको फैलता जाता है। तो एक बड़ा साम्राज्य यहां पर मुगल वंश के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं इनकी। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम की यहां पर घटना से शुरू करते हैं। इनके बारे में क्या है प्रमुख विशेष तथ्य। बहादुर शाह का पूर्व नाम था मुहन्नम, और इनके 3 पुत्र थे, जिसमें अगर हम देखें तो मूल रूप से मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों में वसीयत के माध्यम के विभाजन किया। परंतु जैसा ही मुगलों में राजा बनने के लिए यहाँ पर आपको देखा जाए कि युद्ध हमेशा होता रहता, उत्तराधिकार का युद्ध हमने देखा औरंगजेब के द्वारा भी यहाँ पर लड़ा गया था, और उसी तरीके की प्रथा यहाँ पर भी आपको चलने को मिलती है। औरंगजेब के 3 पुत्रों में से एक पुत्र मुअज्जम अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करता है और यहाँ पर राजा बन जाता है, और बहादुर शाह के नाम से यहाँ पर वो राजा अर्थात गद्दी पे बैठता है। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से लेकर 1712 तक यहाँ पर शासन करता है, और उत्तराधिकार का जो युद्ध यहाँ पे लड़ा गया वो जजाऊ का युद्ध यहाँ पर कहा जाता है, जो कि आगरा के पास यहाँ पर लड़ा गया था। इसमें देखा जाए तो आपको मुअज्जम विजयी हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो युद्ध लड़ा गया वो दक्षिण भारत में देखा जाए तो बीजापुर का युद्ध लड़ा गया। इसमें भी मुअज्जम और कामबख्श के बीच युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम आपको विजयी हो जाता है। उसके बाद उत्तराविद का युद्ध जो है सफल होने के बाद मुअज्जम 35 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, और बहादुर शाह के यहाँ पे शासनकाल शुरू होता है 1707 से। अब यहाँ पे देखा जाए
तो बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों जैसे कि हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियां, राजपूत नीतियां, सभी को बदल दिया और सभी को बदल करके एक उदारवादी शासक के रूप में शासन किया। एक सहिष्णु और भारतीय शासकों के साथ यहाँ पर बेहतर शासन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की, जैसे कि इसमें मराठा, सिख, राजपूत के साथ यहाँ पर एक मिलीजुली उसने नीति अपनाने की पहल की। बहादुर शाह ने सबसे पहले देखे तो मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और संभाजी के जो पुत्र थे शाहू, जो मुगल कैद में थे, उनको यहां पर उसने आजाद कर दिया। इतिहासकार यहां पर काफी कहते हैं कि बादशाह था, जो लोग उसे शाह बेखबर भी कहने लगे, क्योंकि उसके कार्यों में देखा जाता है एक लापरवाही की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। जहांदार शाह अगला यहां पर देखें 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका अगला शासक बनता है जहांदार शाह। इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहता है, 1712-13 में ही चल पाता है। देखा जाए तो बहादुर शाह के यहाँ पे 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का फिर यहाँ पे युद्ध होता है। यहाँ पे सुत्तिकार या धान साने उस समय एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम यहाँ पे जुल्फिकार खां था। उसने जहांदार शाह का साथ दिया और जिसके कारण बाकी तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे कमजोर पुत्र ही यहाँ पर आपको शासक बन जाता है। इसे लंपट मूर्ख भी यहां पर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, तो जहांदार शाह को। शासक बनते ही जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान किया और वजीर बनने के बाद वहां पर वास्तविक जो शासक था वो यहां पर देखा जाए तो जुल्फिकार खां का एक तरीके से शासन चलने लगता है। इस दौरान जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वैश्या के साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है और वह राजपाट ज्यादा यहां पर ध्यान नहीं देता है और वास्तविक सत्ता से आपको मूलतः दूर ही रहता है। उसके बाद देखें तो जहांदार शाह के बाद यहाँ पे फर्रुखशियर आपको शासन करते हुए दिखाई देते हैं। तो सैयद बंधु जिसमें थे आपके हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, फर्रुखशियर के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। जहांदार शाह की हत्या कर दी जाती है और अगला शासक यहाँ पे बन जाता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का देखा जाए तो शासनकाल भी बहुत लंबा नहीं है, 6 साल का इनका शासनकाल रहता है, 1713 से लेकर के 1719 तक। शासक बनाने में इसका जो सबसे बड़ा यहाँ पे सहयोग जो इसका था, इसको ध्यान रखिएगा, सैयद बंधुओं को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सैयद जो बंधु हैं उनका, जिसमें आपको हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां रहते हैं, इन दोनों के द्वारा अवध क्षेत्र में यहाँ पर देखा जाए तो ये अवध क्षेत्र से संबंधित थे, जिनके पास वजीर समान शक्ति थी और सैन्य शक्ति भी यहाँ पर इनके पास मजबूत थी। इनके सहयोग के कारण ही फर्रुखशियर को यहाँ पर आपको सत्ता प्राप्त होती है। इसे घृणित कायर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का यहां पर पद दिया और सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता, एक तरीके से किंग मेकर की यहां पर संज्ञा दी जाती है। फर्रुखशियर के अगर हम शासनकाल को देखें तो इसने सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 में उसका वध कर दिया था और उसके बाद यहां पर देखा जाए फर्रुखशियर के बारे में कहा जाता है कि उसे एक असाध्य रोग हो जाता है, उससे पीड़ित होता है और उपचार में यहां पे अंग्रेजी सर्जन जो हैं विलियम हैमिल्टन के द्वारा यहां पर किया गया था। तो इस फैक्ट को यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, विलियम हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखशियर का यहां पे इलाज किया गया था। और यहीं से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे इसी का फायदा उठाती है। 1717 में देखिए तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की एक बहुत सारी व्यापारिक रियायतें यहां पर इसके कारण प्रदान की जाती है फर्रुखशियर के द्वारा। 1717 में अगर हम देखें तो अंग्रेजों को फर्रुखशियर ने शाही फरमान यहां पर दिया और इसी अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा यहां पर कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यहां पर किसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 में जो फर्रुखशियर के द्वारा शाही फरमान यहां पे अंग्रेजों के लिए जारी किया गया उसे कहा जाता है। अब इस शाही फरमान में देखिए उन्हें काफी सहूलियतें दी गई। इससे अंग्रेजों को साल में सिर्फ 3000 रुपए प्रति वर्ष की कीमत के बदले बंगाल में व्यापार करने की यहां पर अनुमति मिल जाती है। इसके बाद फर्रुखशियर जो है जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, बाद में उसे यह लगता है कि सैयद बंद जो हैं उसके लगातार आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसलिए बाद में सैयद बंधुओं को यहां पर हटाना चाहता है। परंतु जो सैयद बंधु रहते हैं वो फर्रुखशियर की ही यहां पर हत्या करवा देते हैं और इस तरीके से शासक यहां पर शासन समाप्त होता है और नया शासक बनता है रफीउद्दर्जात, जो 1719 में यहां पे शासन संभालता है। इस तरीके से यहां पर जब हत्या करवा दी गई, हत्या करवाने के बाद यहां पर सैयद बंधुओं ने फरवरी 1719 में बादशाह उसे घोषित कर देते हैं और जून 1719 तक उसके फेफड़े में यहां पर बीमारी से, एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी भी
मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए उत्तर मुगल काल काफी बहुत जल्दी यहाँ पे शासक बदलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इनका प्रभाव उतना आपको नहीं रह जाता है जितना यहाँ पर इसके पूर्ववर्ती यहाँ पर मुगल शासकों का रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो रफी उद दौला को बादशाह यहाँ पे बनाते हैं और उसकी भी मृत्यु देखा जाए सितंबर 1719 में हो जाती है। इसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह और इसका शासनकाल थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आपको देखा जाए, अब तक का उत्तर मुगल काल में सबसे लंबे शासनकाल के रूप में इसे देखा जाता है, 1719 से लेकर के 1748 तक। सैयद जो बंधु हैं मोहम्मद शाह को यहाँ पर शासक बनाते हैं, मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह ये आभास था कि जैसा ही सैयद बंधु ने उसके पहले शासकों के साथ किया है वो मेरे साथ भी कर सकते हैं, इसलिए मोहम्मद शाह ने धोखे से सैयद बंधुओं की यहाँ पर हत्या करवा दी और यहाँ पे उनका शासनकाल समाप्त होता है। तो इस तरीके से सैयद बंधुओं का जो कार्यकाल समाप्त होता है किसके समय में? मोहम्मद शाह के द्वारा उनकी हत्या करवाई जाती है, ये ध्यान रखें। इसके बाद मोहम्मद शाह को देखा जाए तो सार्वजनिक मामलों के प्रति यहाँ भी उदासीनता ये बरतता है और सुंदर युवतियों के साथ अपना समय यहाँ पर बिताने के कारण इसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। मोहम्मद शाह ने देखा जाए तो जजिया कर को अंतिम रूप से यहाँ पर समाप्त किया था और इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देते हैं। तो ये भी फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर इन सभी लोगों ने मोहम्मद शाह के समय अपने आप को अपने अपने क्षेत्रों के यहाँ पे जो स्वतंत्र घोषित किया था उनका नाम और कौन सा उनके क्षेत्र थे वो ध्यान रखिएगा। जैसे अवध का क्षेत्र यहाँ पे सआदत खां विद्रोह कर देता है, अपने आप को सत्ता स्थापित कर लेता है, स्वतंत्र घोषित करता है सआदत खां। हैदराबाद में देखा जाए चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क का यहाँ पर आपको सत्ता स्थापित कर लेता है। रुहेलखंड में वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां का यहाँ पे शासन हो जाता है। बंगाल में मुर्शीद कुली खां का, कर्नाटक में सादतुल्लाह खां का और भरतपुर में चूरामन एवं बदन सिंह का यहाँ पर अपने अपने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करते हैं और यहाँ के शासक बन जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, इनको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में सारे पूछे गए हैं मिलान करने को लेकर और अलग तरीके से, तो इनको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह जो होते हैं ईरान के यहाँ के इनके मित्र थे नादिर शाह। नादिर शाह देखा जाए जो भारत में यहाँ पे आक्रमण करता है तो वो भी यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद शाह के समय में यहाँ पर करता है और वह फारस का यहाँ पर देखा जाए तो नादिर शाह एक चरवाहा रहता है जो बाद में यहाँ पर शासक बन जाता है। 1736 में देखा जाए तो फारस का शासक बनने के बाद 1739 में भारत पर आक्रमण करता है और नादिर शाह के आक्रमण के कारण यहाँ पर देखा जाए तो उसे नेपोलियन भी यहाँ पर आपको कहा जाता है। तो इस तरीके से 1739 में नादिर शाह के द्वारा जो आक्रमण किया गया ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कब किया? 1739 में किया और किसके शासनकाल में किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में यह आक्रमण किया गया। अब देखा जाए तो मोहम्मद शाह क्योंकि एक कमजोर शासक था, शासन सत्ता पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान भी नहीं देता था, तो नादिर शाह जब आक्रमण यहाँ पर करते हैं तो बहुत आसानी से वो दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और बहुत सारा कत्लेआम और लूटमार यहाँ पर करता है। लगभग देखा जाए 70 करोड़ की धनराशि को यहाँ पर लेता है और शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया था तख्ते ताउश या मयूर सिंहासन वो भी वह अपने साथ यहाँ पर लेकर चला जाता है और साथ ही साथ जो कोहिनूर का हीरा रहता है वो भी यहाँ पर वो लूट करके फारस ले जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक जो था वो शाहजहां था और अंतिम मुगल शासक देखा जाए तो वो कौन सा था? मोहम्मद शाह। ये भी एक फैक्ट है, मोहम्मद शाह को लेकर के काफी सारे फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अगला जो शासक बनता है अहमद शाह बनते हैं और अहमद शाह का जो शासनकाल है वो 1748 से लेकर के 1754 तक यहाँ पर चलता है। इसमें देखें 1748 में मोहम्मद शाह की यहाँ पे मृत्यु होती है और अहमद शाह मुगल शासक बनते हैं। वो भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, अयोग्य एवं भ्रष्ट शासक था और ईरान देखा जाए तो वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर बनता है और अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पर नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होकर भारत में 7 बार यहाँ पर आक्रमण करता है और उसका जो पहला आक्रमण यहाँ पे था 1739 में मोहम्मद शाह का जो शासन था अहमद शाह के समय में करता है। तो यहाँ पे देखिए बैक टू बैक शासन नादिर शाह यहाँ पे देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो आक्रमण किया गया अहमद शाह के शासनकाल में 1748-1754 के समय पे। इसने भी देखा जाए तो काफी लूटमार की। पंजाबी में यहाँ पर देखा जाए तो आपको कहावत भी है कि खादा पित्ता लाहे व रहंदा अहमद शाहेदा, अर्थात एक तरीके से जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वो अपना है, बाकी सब यहाँ पे अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। तो इस तरीके की कहावत है। जब अहमद शाह अब्दाली आता था तो इस तरीके से लूटमार करता था, कुछ यहाँ पर छोड़ता नहीं था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय का यहाँ पे शासनकाल शुरू होता है 1754 से लेकर के 1758 तक। इसके समय में देखा जाए एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है,
कब हुआ था? 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब की यहां पर हार हुई थी और आलमगीर द्वितीय यहां पर मुगल बादशाह उस समय था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध यहां पर आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद देखिए शासक बनता है शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 तक, और इसके शासनकाल में अगर हम देखें तो आलमगीर द्वितीय की यहां पर मृत्यु होती है। तब आलम द्वितीय जो है बिहार के क्षेत्र में होता है और वहीं से अपने आप को स्वयं राजा घोषित करता है। उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है और दोनों के बीच यहां पे लड़ाई होती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय की जीत होती है। इस समय देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण आपको युद्ध होते हैं। पहला 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जो ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की यहां पर हार होती है। उसके बाद देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 तक का शासनकाल रहता है। इससे 1764 में एक और युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देखा जाए तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो है बंगाल के नवाब बनते हैं, और वहां पे देखा जाए बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, तीनों मिलकर यहां पर अंग्रेजों को देखा जाए तो लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेजों को यहां पर विजय प्राप्त होती है। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अंग्रेजों के बीच 1765 में यहां पर देखा जाए एक संधि होती है जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इस पर भी देखा जाए तो आपको क्वेश्चन आए हैं। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण, ये सारे यहां पर आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उत्तर मुगल काल को लेकर काफी सारी घटनाएं हैं जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न के रूप में बनती हैं। इस तरीके से शाह आलम द्वितीय देखा जाए के बाद आपको शाह आलम द्वितीय को बाद में यहां पर अंधा कर दिया जाता है और एक अंधे शासक के रूप में वह लंबे समय तक यहां पर कार्य करता रहता है। इसी क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय भी अब अंग्रेजों के यहां पे संरक्षण में है। इसके बाद अकबर द्वितीय के द्वारा 1806 से लेकर 1837 तक शासन संभाला जाता है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में यहां पर शासक बन जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों का यहां पे प्रभुत्व हो चुका था। अंग्रेजों के शासन एक तरीके से संरक्षण में यहां पर मुगल जो शासक थे वो कार्य करने लग गए थे। अब यहां पे देखें तो भारत में मुगलों की स्थिति अब तक काफी खराब हो चुकी थी। अंग्रेज उनके यहां पे काफी अनैतिक व्यवहार करने लगे थे उनके साथ। अकबर जो द्वितीय हैं राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महराई को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। और इसी क्रम में देखा जाए तो अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को यहाँ पे राजा की उपाधि यहाँ पर देते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने के द्वारा दी गई? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है 1837 से 1857 तक। और यहां पर देखा जाए तो इस समय तक बहादुर शाह के समय तक आपको अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है और लाल किले से भी बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सी यहाँ पे छोटी एक स्थिति हो जाती है, उनकी राज्य की स्थिति बहुत ही छोटी हो चुकी होती है। समस्या कुल मिलाकर कुछ ऐसी है कि ये अंतिम शासक के रूप में मुगलों के हो जाते हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देखा जाए क्रांति होती है और क्रांतिकारियों के कहने पे बादशाह जो है बहादुर शाह जफर उनका नेतृत्व करते हैं। अंत में देखा जाए तो अंग्रेज यहां पर आपको जीत जाते हैं। 1857 क्रांति को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है और इन्हें यहां पर आपको रंगून भेज दिया जाता है म्यांमार, और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से पूरा एक शासनकाल जो है उत्तर मुगल काल का यहां पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर मुगल काल के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनको हमने यहाँ पर देख लिया है। इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। रिवीजन के समय पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यहाँ पे परीक्षा के रूप में प्रश्न में बनते रहते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनका रिवीजन भी साथ साथ कर लेते हैं। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। ABCD में इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमें अभी हमने देखा बहादुर शाह जफर आपको देखा जाए तो आपके B आंसर हो जाएगा। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, मराठा जहांदार शाह, अहमद शाह अब्दाली जहांदार शाह, या मोहम्मद शाह नादिर शाह। ABCD। तो देखा जाए पानीपत का जो तृतीय युद्ध आपको हुआ था 1761 में, यहां पर आपको मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं के यहां पे आपको करारी हार होती है। तो ऑप्शन है A।
ऐसे ही तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ए जहांदार शाह, बी फर्रुखसियर, सी मोहम्मद शाह और डी अहमद शाह। तो जैसे हमने यहां पे देखा था कि शाहजहां जो है पहला शासक था जिसने बनवाया था, उस पर बैठा था, और अंतिम जो इसमें शासक था वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। उसी के समय में नादिर शाह यहां पे आक्रमण करता है और तख्ते ताउस को या मयूर सिंहासन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भारत पे प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, अहमद शाह, ए बी सी डी। तो यहाँ पर बहुत ही सेम टू सेम आपके नाम है, अहमद शाह अब्दाली, और यहाँ पे अहमद शाह आपको शासक रहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या यहाँ पर बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आपको घृणित कायर कहा गया आपको जहांदार शाह को, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान कारण रंगीला यहाँ पर बादशाह कहा जाता था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ पे देखें तो मोहम्मद शाह को यहाँ पर कहा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर जो होता है आपको यहाँ पर जो रिवीजन पर्पस है, जो उत्तर मुगल काल है, यहाँ पे मुगल वंश यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर अगले टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, इसके आगे की कहानी यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से आपके कुछ क्षेत्रीय जैसे कि मराठा और सिखों की एक स्थिति, और बाकी फिर हम यहाँ पर आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।